इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का ये गोधन न्याय योजना है। 20 अगस्त 2020 को कांग्रेस के पूर्व नेता राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, गौपालकों और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगातें दी। राजीव गांधी से उनका खास लगाव होने की वजह है कि राजीव गांधी ही वो नेता थे जिनसे प्रेरणा पाकर भूपेश बघेल राजनीति में आए। भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वे पब्लिक ओरिएंटेड और फार्मर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसान और आवाम को लगातार समृद्ध बनाने के मिशन पर भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा है, लेकिन भूपेश बघेल हैं। एक बार जो वादा किया उसे पूरा करते हैं। जिस तरीके से किसी कार्य को ठान लेते हैं, जिस तरीके से तय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चयी जिस शब्द को कहा जाता है, और न केवल उनके निश्चय में एक विजन होता है। वो सोचते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसका केंद्र बिंदु कौन होगा, यहाँ का गरीब होगा, यहाँ का किसान होगा, यहाँ के स्थानीय लोग होंगे, और छत्तीसगढ़ का विकास किस तरीके से होगा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। भूपेश बेहद सांप्रदायिक, क्रोनी कैपिटलिज्म और गैर बराबरी के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में एक उम्मीद हैं जो खुलकर इन ताकतों के खिलाफ बोलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1.5 साल के अपने छोटे कार्यकाल की बदौलत न सिर्फ ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को खारिज करते हुए एक नया मॉडल देश के सामने रखा है। राजीव गांधी के बाद वे कांग्रेस में दूसरे नेता हैं जिन्होंने संघ के खिलाफ खुलकर बोला है और जोरदार तरीके से बोला है। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में विचारधारा के महत्व को और कांग्रेस की विचारधारा के भीतर गांधी की महत्व को स्थापित किया है कांग्रेस में। चाहे उनकी नाथूराम गॉडसे के ऊपर हो, सावरकर के ऊपर हो, जिस प्रकार उन्होंने इसके ऊपर विपक्ष के साथ बात किया है, और चाहे उसके बाद उनके कार्य जितने योजनाएं लागू की गई हैं, हर एक के भीतर जो उन्होंने गांधी को ढूंढने की कोशिश की है, ये मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने अलग किया है छत्तीसगढ़ में विशेषकर। इससे पहले हम ये नहीं देखते। ये माना जाता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे जोशीले मुख्यमंत्री हैं। वे साफ कोई से बात करने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले राजनेता हैं। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के एक कृषक परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें नेता बनने के नैसर्गिक गुण थे। 14 किलोमीटर डेली वो चलते थे। पढ़ाई उनकी सामान्य थी और राजनीतिक के क्षेत्र में भी उनकी रुचि थी। हमको ऐसा लगता था कि छोटे कक्षा में पढ़कर बड़े कक्षा के जो बच्चे थे उनकी समस्या हल करने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास चले जाते थे। उससे ऐसा लगता था कि राजनीतिक क्षेत्र उनका अच्छा रहेगा। जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय कृपान सर थे उनके क्लास टीचर। तो कृपान सर उनको बोलते थे, कैसे भूपेश बहुत नेतागिरी करथस, ते नेता बन जाबे का। भूपेश बघेल जिस राजनीतिक परिवार से आते हैं, उस परिवार ने अपनी बड़ी जमीन भिलाई स्टील प्लांट में दी थी। उनके पिता नंद कुमार बघेल समाजवादी विचारक थे, लेकिन भूपेश बघेल कांग्रेसी। लोकतांत्रिक सोच के प्रति आग्रह खुद ब खुद उनके पारिवारिक माहौल में विकसित हुआ। भूपेश बघेल ने 80 के दशक में 84-85 में यूथ कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 1991 से 94 तक वे दुर्ग के यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। वे राजनीति चंदूलाल चंद्राकर और वासुदेव चंद्राकर की शागिर्दगी में सीख रहे थे। हम लोग राजनीति में एक ही पाठशाला से निकले हैं, आदरणीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के यहाँ से। हम लोग एक साथ यूथ कांग्रेस की राजनीति किए, हम लोग एक साथ विधायक किए बने, माननीय दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में एक साथ मंत्री बने, और आज भी एक साथ काम करने का हमें अवसर मिल रहा है।
लेकिन जब हम लोग मध्य प्रदेश में जब जाते थे, यूथ कांग्रेस की जब बैठकें हुआ करती थी, तो चूंकि मध्य प्रदेश इतना बड़ा था, हर जिला अध्यक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता था, तो वहाँ पे संभाग स्तर पे जो है जब ग्रुप डिस्कशन होते थे, बोलने की बात होती थी, तो उस समय जो हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कहते थे कि संभाग से एक व्यक्ति बोले। तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे कि तुम बोलो यार, तुम बोलो। तो उस समय जो है भूपेश बघेल आते कि नहीं, छत्तीसगढ़ की तरफ से मैं बोलूँगा। तो वहाँ पे भी एक जो नेतृत्व करने का एक जो गुण जो होता है, स्वाभाविक जो गुण जो होता है, वो उस समय भी क्या नाम से उसमें रहा। ये वो दौर था जब देश के युवा कमंडल की राजनीति से प्रभावित होकर कार सेवा में शामिल हो रहे थे। उस वक्त युवा भूपेश बघेल ने इसके विरोध में पदयात्रा की। जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1992 में, और उसी समय बाबरी मस्जिद ढाई गई, तो 350 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की थी सद्भावना यात्रा के नाम से। यूथ कांग्रेस का कौन सा अध्यक्ष उस समय देश में रहा होगा जिसने सोचा होगा कि बाबरी मस्जिद ढह गई है और ये कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की नीतियों के खिलाफ है, इस देश की बुनियाद के खिलाफ है और इस पर हमको एक प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए। तो 350 किलोमीटर की पदयात्रा करता है एक यूथ कांग्रेस का नेता, जिस और उन इलाकों में करता है जो उसका चुनावी क्षेत्र भी नहीं होने वाला है। तो ये बेसिक उनका उनके जो बुनियाद है और जो उनकी सोच है, जो उसका उसमें वो रचा बसा है कि इस देश को किस तरह से देखना है। ये उन्होंने हमेशा से गांधी, नेहरू और उस कांग्रेस की सारी नीतियों के बरक्स देखा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा है। युवा नेता को टिकट मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उन्हें वासुदेव चंद्राकर ने जिला अध्यक्ष रहते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके टिकट दिया। तो उस समय वहाँ पे पाटन विधानसभा से किसी और की टिकट जो है वो हो गई थी, लेकिन ये इस बात को हाईकमान तक उसमें बहुत बड़ा श्रेय स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी को जाता है कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनानी है तो सही टिकट का चयन होना चाहिए। उस समय जिला कांग्रेस अध्यक्षों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अधिकार हुआ करता था। उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उस समय जो है हाईकमान से कह के भूपेश बघेल जी को पाटन विधानसभा से टिकट उन्होंने दिलवाया और उन्होंने इस बात को सच भी साबित किया और उसके बाद वो जीत कर वहाँ से आए। बघेल को वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। वे वर्ष 1998 में विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री नियुक्त किए गए। 1999 में वे परिवहन मंत्री बनाए गए। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे। वे मंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने इसका रुतबा नहीं दिखाया। अजीत मध्य प्रदेश में मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। उस समय की एक घटना है, मेरा ख्याल है सिवनी के इलाके की, कहीं वो सड़क मार्ग से कहीं जा रहे थे, एक टोल नाके पे जो है कुछ ट्रक लगातार वहाँ खड़े हुए मिले। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं, और उन्होंने ललकारा उनको, और जब वो भागे तो उनके पीछे ये गाड़ी में बैठ के भाग गए। उनको मतलब इस बात का डर ही नहीं था कि वो जो लोग वसूली कर रहे थे, वो जो इस गाड़ी में भाग रहे हैं, उनके पास बंदूकें होंगी, उनके पास हथियार होंगे, वो उनके पीछे भाग रहे हैं और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर उन्होंने उनको दौड़ा के एक तरह से पकड़ा ही, गाड़ी से पीछा किया और पकड़ा उनको। अखबार में सुर्खियाँ भी बनी थी उसकी। तो इस तरह की राजनीति करने वाले देश में कम लोग हैं जो स्वयं के उदाहरण से ये बताते हैं कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए। इस बीच भूपेश बघेल अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की राजनीतिक मांग करने वाले नेताओं में शामिल हो गए। जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वाले अगुवा वे ही थे। बकौल राजेश तिवारी आदिवासी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके वे पुरजोर हामी थे। बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनने वाली थी। उसमें लगभग जो है 38 से 39 विधायक जो है वो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक साथ पूरे प्रदेश का दौरा किया,
सबकी उसमें सहमति बनी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने पूरी सहमति बनाई कि अगर विधायकों के बीच से मुख्यमंत्री अगर चुनना होगा तो महेंद्र कर्मा का नाम उसमें तय हुआ था, और अगर गैर विधायकों में से अगर क्या नाम से मुख्यमंत्री का चयन किया जाना चाहिए आदिवासी में से, तो उस समय अजीत जोगी जी का नाम जो सामने आया। और ये सारे विधायक जो फिर जाके माननीय सोनिया जी से उस समय मुलाकात किए, और उसके बाद फिर अंततः ये फैसला हुआ। तो वो एक जो मुहिम जो उन्होंने चलाई थी, उन्होंने साबित करके दिखाया, और उन्होंने अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। जब 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तब बघेल राजस्व, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य के पहले मंत्री बने और वर्ष 2003 तक इस पद पर बने रहे। लेकिन शुरू में उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया था। इस समय ये राज्य मंत्री थे भूपेश बघेल जी, तो इनको कैबिनेट मंत्री बनाने की बात हुई थी। तो ये नाराज हो गए कि नहीं, शपथ ग्रहण क्या नाम से नहीं करेंगे करके। वो तो फिर जोगी जी ने किसी तरीके से वासुदेव चंद्राकर जी से चर्चा की, चूँकि वासुदेव चंद्राकर जी को काफ़ी आदरणीय बघेल जी मानते हैं, अपने राजनीतिक गुरु के रूप में चंदूलाल जी और वासुदेव जी को मानते थे। तो उस वजह से फिर उन्होंने जो है वासुदेव चंद्राकर जी के कहने पे फिर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल होना स्वीकार किया। फिर जो बैठ के फिर चर्चा हुई, बाद में फिर वो कैबिनेट स्तर का मंत्री के जो है फिर वो कुछ दिनों के बाद वो बनाए गए। तो ऐसे मतलब जुझारू मतलब अपनी बात अगर कहनी है, क्योंकि मैंने इस बात को भी देखा है कि दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में भी रहते हुए बहुत से ऐसे विषय आते थे तो वो उनसे भी लड़ पड़ते थे। 2003 तक भूपेश और जोगी के बीच मतभेद हो चुके थे। इस बीच 2003 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हो गई। विपक्ष में भूपेश बघेल उपनेता बनाए गए। अजीत जोगी के साथ बाकी सारे नेता थे, जबकि उनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल थे। भूपेश बघेल ने अपनी किस्मत 2 दफे लोकसभा चुनाव में भी आजमाई, लेकिन दोनों बार निराशा हाथ लगी। वर्ष 2004 में वे लोकसभा दुर्ग से हारे और 2009 में उन्हें रायपुर से हार का सामना करना पड़ा। वे 2008 का विधानसभा चुनाव भी हार चुके थे। साल 2008 से 2013 का वक्त भूपेश बघेल के लिए निराशा का वक्त था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ये पहचान थी रमन सिंह और अजीत जोगी के धुर विरोधी नेता की। जिस दौरान वे विधानसभा में नहीं थे, उस दौरान अदालती लड़ाई में रमन सिंह को घसीट लिया। वे पुष्प स्टील के मसले पर कोर्ट गए और उस समय तक ईमानदार माने जाने वाले रमन सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार घेरा गया। इसके बाद उन्होंने बालकों को सस्ती दर पर ज़मीन देने के खिलाफ भी अदालती मोर्चा खोला और सुप्रीम कोर्ट तक गए। मई 2012 में जब परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, तब उन्हें इस यात्रा के 4 प्रमुख लोगों में से एक बनाया गया। – 2013 का साल प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के लिहाज से कई मोड़ लेकर आया। मई 2013 में कांग्रेस ने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी नक्सली हमले में गंवा दी। इसी साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पूरी संभावना के बाद भी कांग्रेस सत्ता में आने से तीसरी बार चूक गई। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रविंद्र चौबे का नेतृत्व भी चूक गया था। अब पार्टी के सामने नेतृत्व को लेकर कुछ ही विकल्प बचे थे। संगठन खेमे और जोगी के बीच समन्वय बिठाने की नीति को आगे बढ़ाया जाए या फिर अजीत जोगी को ही कमान देकर फ्री हैंड दे दिया जाए। लेकिन यहाँ कांग्रेस की कमान अघोषित तौर पर संभाल चुके आरजी ने बड़ी चाल चली। उन्होंने फ्री हैंड देकर कांग्रेस की राज्य की राजनीति चलाने का फैसला तो किया, लेकिन ये फ्री हैंड अजीत जोगी को नहीं दिया, बल्कि उनके सबसे बड़े और कट्टर विरोधी भूपेश बघेल को दे दिया। जिस वक्त ये खबर टीवी चैनल पर चली, अजीत जोगी के चेहरे पर निराशा से ज्यादा आशंका और आश्चर्य नजर आ रहे थे। जोगी समझ चुके थे
कि राहुल गांधी ने क्या तय किया है। दरअसल राहुल गांधी ने राज्य की कांग्रेस पार्टी की राजनीति की दिशा को बदलने का फैसला कर लिया था। भूपेश बघेल हाईकमान को और विशेष रूप से राहुल गांधी को ये समझाने में सफल रहे कि अजीत जोगी जी की वजह से कांग्रेस बार बार हारती है, क्योंकि जो जितने वो वोट ले जाते हैं उससे भी कम वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। पार्टी ने संदेश दे दिया कि 2018 का चुनाव पार्टी किस रणनीति से लड़ेगी। भूपेश बघेल के साथ पार्टी ने टीएस सिंहदेव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में जोड़ा। वे टीएस सिंहदेव जिनको अजीत जोगी ने अपने मुख्यमंत्री के काल में किनारे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भूपेश के अध्यक्ष बनने के बाद कई चुनौतियां सामने थी। उन्हें पार्टी के बाहर रमन सिंह की ताकतवर सल्तनत से निपटना था, तो पार्टी के भीतर जोगी, महन, सत्यनारायण, चौबे जैसे नेताओं के अहम को संतुष्ट करते हुए चलना था। पार्टी का संगठन बिखरा हुआ था। जो नेता मई 2013 में दरभा में शहीद हो गए थे, उनके समर्थकों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किसके साथ जाएं। 3 बार की सत्ताधारी बीजेपी राज्य में बेहद ताकतवर हो चुकी थी। संगठन मोहल्लों तक पहुंच चुका था, जबकि कांग्रेस लगातार 3 बार हार के बाद बेहद निराश हो चुकी थी। भूपेश के पास अपनी कोई टीम नहीं थी। और उन्होंने पहले दिन से जो रूपरेखा बनाई संघर्ष की, वो सड़क पर उतरने की थी। और उन्होंने पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया। फिर चाहे वो गर्भाशय कांड हो, कि चाहे वो आँख फोड़वा कांड हो, कि चाहे वो राशन कार्ड की कटौती का मामला हो, कोई भी मामला हो, उन्होंने कहा कि हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर उपयोग हम करेंगे। वो रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। वो गांधी जी को आदर्श के रूप में लेकर चल रहे थे कि अगर आपकी लड़ाई किसी से है तो अहिंसक तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सड़क पर उतरिए और लड़िए। उन्होंने किया। वो कांग्रेस जो आंदोलन करना लगभग भूल चुकी थी, उन्होंने आंदोलन की पार्टी बना दिया। भूपेश बघेल जी को ये बागडोर पार्टी ने सौंपी थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। चुनौती थी एक तो भाजपा जैसे फासिस्टवादी पार्टियों से लड़ना, जनता की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, सब पीड़ित पक्षों की सेवा करना, और सारा वर्ग यहाँ पीड़ित था। और उन्होंने जो पदयात्राएं की अध्यक्ष रहते हुए, पूरे प्रदेश को अपने कदमों से नापा। उन्होंने लोगों की समस्याओं के रूबरू हुए, जनता से रूबरू हुए और पीड़ित पक्षों के दर्द को समझा और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना बनाई, जो जनता चाहती थी, जो जनता के हित में था। और उन मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल ने सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी और उनके नेतृत्व क्षमता में जो जोश खोश था, तो सारे कांग्रेस के लोगों की ऊर्जा को भूपेश बघेल जी ने बढ़ाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक किया, गुटबाजी को ख़त्म किया। बड़ी संख्या में लोग आए और कांग्रेस भवन में भूपेश बघेल के खिलाफ में नारेबाजी की है। कांग्रेस भवन में कुर्सियां तोड़ी गई, उनकी तख्ती को तोड़ा गया और ऐसे बहुत सारे चेहरे जो थे चिन्हांकित थे। वे सब के सब रायपुर नगर निगम में जब पार्षद के दावेदार थे, कुछ लोग तो बिरगांव में पार्षद के दावेदार थे, तो उस समय जब उनका नाम चला तो भूपेश बघेल के जो करीबी लोग थे, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, उन्होंने आपत्ति जताई कि ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने कहा नहीं, उन्होंने मेरा विरोध किया था इसलिए उनकी टिकट काटा जाएगा, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। यदि वे जीतने के योग्य हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं, उनको टिकट देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पिछले 3 चुनाव की तरह एक सीट बचाने में कामयाब हुई, लेकिन ये एकमात्र सीट मोदी लहर के बाद भी थी। भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग से उन्होंने अपनी पसंद के जिस ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया था, उन्होंने जिता दिया। इसके बाद कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इस बीच सड़क पर कांग्रेस ने लड़ाई जारी रखी। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने
तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी यहाँ कई विषम परिस्थितियों से गुजरी थी। एक चीरम की घटना हुई थी, उससे यहाँ के कांग्रेस जन उबर नहीं पाए थे और भूपेश बघेल जी को जब पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व की प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी तो बड़े संघर्ष के दिन थे। भूपेश बघेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठित किया। उनकी संगठन क्षमता को मैं नमन करता हूं। आज विधानसभा में भी भूपेश बघेल ने अपने तीखे हमले जारी रखे। हमले सीधे तब के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ होते थे। सिंह को इतना तीखा हमला झेलने की आदत नहीं थी। रमन सिंह सरकार को समझ आ गया कि आने वाले 5 साल आसानी से बीतने वाले नहीं हैं। भूपेश बघेल सड़क पर जोरदार लड़ाई लड़ने को तैयार थे। संसाधनों से जूझ रहे कांग्रेस की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने पदयात्रा को हथियार बनाया। उन्होंने पहली मोर्चेबंदी की नसबंदी कांड को लेकर। बिलासपुर से रायपुर की पदयात्रा में पार्टी के अंदर ये बात साफ हो गई कि अब पार्टी पूरे दमखम के साथ भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेगी। भूपेश बघेल ने इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कोरबा और सरगुजा जिले में पदयात्रा की। भूपेश की पदयात्राओं का दौर लगातार चलता रहा। उन्होंने आने वाले वक्त में बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में भी पदयात्राएं की। भूपेश बघेल इन पदयात्राओं के दौरान पार्टी के लिए उन नेताओं का चुनाव कर रहे थे जो भविष्य में पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव लड़ सकें। मेरे ख्याल से जितनी पदयात्राएं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के इतिहास में मध्य प्रदेश के जमाने से भी अपन देख लें तो किसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इतने पदयात्रा प्रदेश के कोने कोने में नहीं किए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें इन्होंने सरकार को घेरने का काम नहीं किया। मुझे वो बीबीसी की वो कहानी याद आती है। वो स्टोरी थी उनकी जीवनी पर, कुछ काम कर रहे थे जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे। 2,75,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा की है उन्होंने 5 साल में। 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। तो नेतृत्व को कैसा होना चाहिए इसका उदाहरण वो खुद देते हैं। वो अपने कार्यालय में बैठ के निर्देश नहीं देते हैं कि ये आंदोलन होना चाहिए। वो उतरते हैं सड़क पर और कहते हैं कि ये आंदोलन चलो करते हैं। तो सड़क की राजनीति जो है, ज़मीन की राजनीति जो है, उससे उनका नाता बहुत गहरा है। इस बीच चुनाव में भूपेश बघेल अपना झंडा गाड़ते चले जा रहे थे। साल 2015 में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में लंबे अरसे बाद कांग्रेस को किसी चुनाव में बढ़त मिली थी। यह भूपेश बघेल के अध्यक्षीय कार्यकाल की पहली बड़ी जीत थी। बघेल ने अंतागढ़ उपचुनाव में भी जीत के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन उम्मीदवार मंतूराम पवार के नाम वापस लेने से ये उम्मीद टूट गई। लेकिन भूपेश ने हार नहीं मानी। रातों रात भूपेश बघेल जी सीधे पहुंच गए कहाँ? कांकेर अंतागढ़। रात में रास्ते में उनको पुलिस रोकी, नहीं आप नहीं जा सकते, नक्सली इलाका है, हम अनुमति नहीं देंगे। धमतरी में रोकने का प्रयास किया गया, कांकेर में रोकने का प्रयास किया गया। रात में वो जिस लाज में रुके उस लाज की लाइन काट दी गई। लाइन ही नहीं काटी गई। उसके बाद में रात को 12 बजे पुलिस वालों का परेड करवाया जा रहा, ठक 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 लाइन काट दी गई। मतलब भयभीत करने का प्रयास ताकि चले, लेकिन वो डटे रहे। अंतोगत्वा फिर वहाँ खबर आई कि जो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी धमतरी में हमारे जो उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के सचिव थे उनके संपर्क में है, तो ऐसी आशंका में पुलिस ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। तुरंत धमतरी में लाइन अप करना। तो भूपेश भी एक निडर नेता के रूप में सामने थे। और कुछ समय बाद इस चुनाव का एक ऑडियो सामने आया जिसने कांग्रेस की राजनीति में खलबली मचा दी। इस ऑडियो में कथित तौर पर अमित जोगी, अजीत जोगी और रमन सिंह के दामाद की कथित बातचीत थी। इस बातचीत से पता चला कि चुनाव में नाम वापसी के लिए कथित तौर पर पैसों का लेन देन हुआ है। इस ऑडियो टेप के आधार पर भूपेश बघेल ने अमित जोगी को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने अजीत जोगी को पार्टी से निकालने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस से अनुशंसा भी कर दी। इसके बाद अजीत जोगी
और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए। साल 2016 में अजीत जोगी ने खुद की पार्टी बना ली। तगड़ जैसी घटना सामने आई, उसको भी फिर उन्होंने देखा कि उसके भी सारे तथ्य जुटाए। नहीं तो राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसको भुला दिया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी एक जो राजनीतिक जो षड्यंत्र हुआ था, एक प्रजातंत्र के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात करने का काम हुआ, तो उसने ठाना कि चाहे जो हो, जो प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए। भूपेश बघेल का संघर्ष चलता रहा। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार घेरा जा रहा था। आंदोलनों में बड़ी कामयाबी कांग्रेस को तब मिली जब धान खरीदी की सीमा रमन सिंह सरकार ने प्रति एकड़ 10 क्विंटल कर दी। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद रमन सिंह को इसे बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ करना पड़ा। किसानों की आत्महत्या, उनकी बदहाली के मुद्दे पर भूपेश बघेल जोर शोर से आंदोलन करते रहे। विधानसभा का घेराव हो रहा था। रायपुर समेत हर जिले में प्रदर्शन हो रहे थे। नान घोटाले को भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। भूपेश बघेल ने रमन सिंह की छवि चाउर वाले बाबा से किसान विरोधी और वादों को पूरा न करने वाले मुख्यमंत्री की बना दी। छत्तीसगढ़ में चट्टान की तरह जमी भाजपा सरकार पर 3 साल तक भूपेश बघेल हथौड़े पर हथौड़ा मारते जा रहे थे। अब बारी इसके दरकने की थी। राहुल जी बस्तर आए थे संगठन के काम से, और वहाँ माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय राहुल जी एक साथ बैठे थे। अचानक यूं ही राहुल जी ने माननीय भूपेश बघेल जी को पूछा कि और प्रदेश अध्यक्ष और तुम में क्या फ़र्क है। तो माननीय भूपेश बघेल जी का स्पष्ट ये कहना था कि राहुल जी, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी है तब हम हैं। ये मौका खुद रमन सरकार ने दे दिया। स्थानीय किसान की शिकायत पर भूपेश बघेल की ज़मीनें न पवाई गईं। इसके बाद भिलाई में जिस मकान में भूपेश बघेल रहते थे, जोगी कांग्रेस के विधान मिश्रा की शिकायतों पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। यहाँ भूपेश बघेल ने जो किया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भूपेश बघेल अपनी माँ पत्नी के साथ EOW पहुँच गए। घेरने की कोशिश में लगी रमन सिंह की सरकार खुद घिर गई। माना जाता है कि यहीं से रमन सिंह सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भूपेश बघेल जी से जितनी बार आपने, जितने FIR आपने किए, जितने मामले, हर मामले में वो खड़े हो गए। EOW का जो मामला आप याद कर रहे हैं, वो तो पूरी फाइल लेके पहुंचे थे कि या तो इसकी जांच कर लो या मुझे गिरफ्तार कर लो पूरे परिवार के साथ। अपनी बीमार माँ के साथ पहुंचे थे। इस बीच भूपेश बघेल ने वर्षों से लंबित पड़े कांग्रेस भवन का भूमि पूजन और उसका निर्माण कराकर यह संदेश भी दे दिया कि वो सिर्फ लड़ने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि सालों से लटके काम को कम संसाधनों के बावजूद पूरा कराने का माद्दा रखते हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस का संघर्ष जारी था। अब भूपेश पर व्यक्तिगत हमले होने लगे। उन्हें सेक्स सिटी मामले में रमन सरकार ने आरोपी बना दिया। इस सीडी के मामले में भूपेश जमानत लेने से इनकार कर दिया। भूपेश का आरोप था कि सीडी भाजपा नेता ने बनाई और उन्हें फंसाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने यहाँ भी एक राजनीतिक दांव चला और वे जेल चले गए। इसके बाद कांग्रेस सड़क पर आ गई। इस मामले तक पूरी तरह कांग्रेस उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। यूथ कांग्रेस NSY उनके लिए नारा लगाती थी, खाबो लाठी जाबो जेल, हमर नेता भूपेश बघेल। चुनाव के आते आते भूपेश बघेल प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। सीडी मामले में वो जेल गए तो क्या कहा उन्होंने, मुझे फंसाने का षड्यंत्र हुआ है और मैं वकील नहीं कर रहा हूँ, मैं जेल जाऊँगा। इस प्रदेश की जनता को तय करना है कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ। एक राजनेता को दरअसल जो है वो अपनी जनता पर भरोसा होना चाहिए और वो उनमें कूट कूट के भरा। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी में नए चेहरों को लगातार जोड़ते जा रहे थे। डॉक्टर राकेश गुप्ता को उन्होंने सक्रिय रूप से सामने किया। भूपेश मीडिया की उपयोगिता को समझते थे, इसलिए उन्होंने BBC के पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा को मीडिया की जिम्मेदारी सौंप दी।
चुनाव से ठीक पहले उन्होंने प्रदेश के सबसे ईमानदार और लोकप्रिय पत्रकारों में से एक रुचिर गर्ग को कांग्रेस से जोड़कर पूरे प्रदेश के पत्रकारों की सद्भावना बटोर ली। ऐसा नहीं है कि भूपेश केवल संभ्रांत समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ रहे थे, वो समाज के गरीब तबकों से आने वाले लोगों को पर्याप्त मौके देते जा रहे थे। उन्होंने भूमिहीन लेकिन जमीन पर बेहद तगड़ी पकड़ रखने वाले बसपा के रामकुमार यादव को लाकर बसपा के गढ़ में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर दी। अपनी पद यात्राओं के दौरान जिन लोगों की सक्रियता उन्हें दिखी, उन्हें टिकट दिया। लोक कलाकार कुंवर सिंह निषाद, छन्नी साहू, शकुंतला साहू जैसे लोगों को मौके उन्हीं की वजह से मिले। पार्टी को एकजुट करने के लिए भूपेश ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के हर क्षेत्र में दौरे करवाए। राहुल गांधी ने तय किया कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, इसलिए सब मिलजुल कर चुनाव लड़ें। पार्टी की बड़ी समस्या थी कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं रहते थे। इस खामी को दूर करने के लिए बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग के लिए टीम बनाई गई। प्रदेश की ज़्यादातर विधानसभाओं में ये प्रक्रिया अपनाई गई। इसका नतीजा हुआ कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हों या न रहे हों, लेकिन कांग्रेसी हर बूथ पर मुस्तैद थे। ऐसा पहली बार हुआ। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो देखा है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिनके नीचे मैंने काम किया है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के सचिव के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री के रूप में, AICC के डेलीगेट के रूप में, PCC डेलीगेट, यूथ कांग्रेस के रूप में मैंने देखा। किसी ने भी बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम, उनको खड़ा करने का काम नहीं किया। भूपेश बघेल जी से सब ये चर्चा हुई, चूँकि हम लोग दोनों जो है निचले स्तर से हम लोग राजनीति में साथ में आए थे, और इस बात को हम लोग को मालूम था कि जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पूछ परख नहीं होती। हमारी बातों को, हमारी विचारधाराओं को ले जाने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो जब तक हम उसको संगठित करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ता किसी नेता के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी नेता के साथ जोड़ेंगे तब हमको आगे राजनीति में बढ़ने का मौका मिलेगा। एक धारणा कांग्रेस में पहले थी, तो इस चीज़ को भूपेश दाऊ ने महसूस किया कि नहीं, हमको सबसे पहले बूथ स्तर पे जो है अपनी कांग्रेस की पार्टी की ताकत को हमको जुटाना पड़ेगा। आखिरकार नेतृत्व और उसके फैसलों ने असर दिखाया। पार्टी को विधानसभा चुनाव में 3/4 सीटों पर जीत मिली। ये जीत 5 साल की मेहनत का नतीजा थी, जिसकी कल्पना बीजेपी क्या कई कांग्रेसियों को नहीं थी, और जाहिर तौर पर संघर्ष के शहंशाह को इसका इनाम मिलना था। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता के मुखिया के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे राजनेता की गढ़ी है जो बड़े बड़े फैसले लेने से नहीं झिझकता, जनता के हितों को सबसे ज्यादा तरजीह देता है, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति से प्रेम करता है। 59 साल के भूपेश बघेल करीब 1.25 साल मुख्यमंत्री के रूप में बिता चुके हैं, लेकिन उनकी सहजता और अपनों से आत्मीयता ज्यों की त्यों है। वे आज भी ठेठ देसी छत्तीसगढ़िया हैं। छोटे से कार्यकाल में भूपेश बघेल ने जो फैसले लिए, उन फैसलों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को जो है लोग बहुत सहजता के साथ जो है आफिसों में भी जो है इसका प्रयोग होने लगा है। अब उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। नहीं तो पहले छत्तीसगढ़िया गांव का आदमी जाता था, छत्तीसगढ़ी में बात करता था, तो अधिकारी उनको दुत्कार देते थे। लेकिन आज कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि कोई छत्तीसगढ़ी आदमी, गांव का आदमी छत्तीसगढ़ी में बात करे, तो वो भी मजबूरन जो है उसको भी छत्तीसगढ़ी सीखनी पड़ रही है।
उन्होंने ये फैसले सरकार के मुखिया के तौर पर भी लिए और राजनीतिक मोर्चे पर भी लिए। पौने 2 साल के बाद भी राज्य में विपक्ष को कोई जमीनी मुद्दा नहीं मिल रहा है जिसके बूते वो भूपेश सरकार को घेर सके। मुख्यमंत्री बनने के बाद बघेल ने कई अहम काम सांस्कृतिक और धार्मिक मोर्चे पर किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जातीय और सांस्कृतिक चेतना को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और लोक जीवन से जुड़ी गतिविधियों, भवन नचाने, बैलगाड़ी चलाने और गिड़ी चढ़ने को अप मार्केट और पॉपुलर कर दिया। हम देखते हैं कि भौरा चलाते हुए देखते हैं, बच्चों के साथ तेरी पासा खेलते हुए देखते हैं, नदी में छलांग लगाते हुए देखते हैं, पेड़ों में जो बचपन था उनका चढ़ जाते थे बच्चों के साथ, तालाबों में तैरते रहें जिसको डंडा पिचरंगा कहते हैं। ये संस्कृति और ये जो मतलब गुण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन में प्रारंभ से ही था। भूपेश बघेल अपनी सरकार के कामकाज के साथ विकास के नए मॉडल के साथ देश को एक उम्मीद भी दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने पहले एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, शायद देश में पहली बार। टाटा कंपनी ने किसानों से जमीन ली थी, उन्होंने वहां उद्योग लगाना था। 5 साल हो गए, उद्योग नहीं लगा। हमने जमीन अधिग्रहण बिल लागू किया और टाटा कंपनी से जमीन लेकर वापस किसानों, आदिवासियों को हमने जमीन दे दी। यहां पे भैया आपको धान के लिए क्या रेट मिलता है? कितना? 1300। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं कहते हैं किसानों की रक्षा करता हूं, और यहां 1300। छत्तीसगढ़ में क्या रेट मिलता है? जोर से बोलिए जरा। 2500। छत्तीसगढ़ में 2500, झारखंड में 1300। जहां भूपेश बघेल के विकास के मॉडल को एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया। भूपेश बघेल ने एक किसान नेता के तौर पर अपनी देशव्यापी छवि गढ़ी है। एक ऐसे नेता की छवि जो फौरन फैसले लेता है, जो विशिष्टता नहीं सामान्य बने रहने में यकीन रखता है। भूपेश बघेल सीएम बनने के कोई 2 साल बाद भी लोगों को उसी तरह पहचानते हैं जैसे पहले पहचानते थे। उन्होंने अपने विकास के नजरिए से राष्ट्रीय स्तर पर धाक जमाई है। वे अपने काम से लेकर विचारधारा के स्तर पर स्पष्ट राय रखने और मानने वाले व्यक्ति हैं। भूपेश बघेल जी के ये 20 माह के कार्यकाल में उपलब्धियां गिनाऊं तो 20 से भी ज्यादा उपलब्धियां भूपेश बघेल जी की रही है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने करीब 36 वादे किए थे, जिनमें से भूपेश सरकार 22 वादे पूरा करने का दावा करती है। पौने 2 साल में आधे से ज्यादा वादों को पूरा करना कीर्तिमान नुमा है। सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ कर उन्हें धान के बदले 2500 रुपए देकर बड़ा काम किया। यह भूपेश के खाते में सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। जब देश में किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर बात हो रही है, तो भूपेश बघेल की सरकार के इस फैसले को कृषि के बड़े जानकार भी देश में राहत के तौर पर देखते हैं। देश के किसान जहां त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर देखने से लगता है कि यहां किसानों की सरकार बन गई है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो वादे किए थे, उन वादों को एक एक करके पूरा करना भूपेश बघेल ने चालू किया। किसानों का कर्जा माफ, 2500 रुपये में धान की खरीदी। आज भी राजीव जी की जयंती के दिन
राजीव न्याय योजना के नाम से दूसरी किस्त जारी की गई है 1500 करोड़ रुपए की। आज उन्होंने गौठान नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो एक नारा दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या है। आज जनता के सामने आ रहा है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इस प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, गांव के युवाओं को रोजगार देना और गरीबों की जेब में कैसे पैसा पहुंचे, कैसे वो स्वावलंबी बने, उस दिशा में काम करने से उससे ये रहा कि गांव के साथ साथ शहर में भी खुशहाली रहा। नोटबंदी हुई, कोरोना का संकट काल आया, सब जगह आर्थिक मंदी थी, पर हमारे प्रदेश में आर्थिक खुशहाली रही, व्यापार जगत भी खुशहाल रहा, उद्योग जगत भी खुशहाल रहा। यह भूपेश बघेल जी की सोच, दूरदृष्टि का प्रतिफल है। फैसले लेने के स्तर पर सरकार ने जो काम किए हैं उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। भूपेश बघेल ने भरोसा कायम करने वाले कई कदम मुख्यमंत्री बनने के बाद उठाए, लेकिन भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज है कि उसने छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति को धान, किसान और छत्तीसगढ़ियों के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके विकास के मॉडल के केंद्र में बिल्डिंग नहीं, व्यक्ति है। भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुखिया बने उस दिन से केवल तीव्र गति से और त्वरित और तत्काल निर्णय लेते हुए आम जनों के हितों को लेकर ही काम किया गया। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे छोटे प्लाटों के खरीदी बिक्री का मामला हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, आम जनों को जिसमें फायदा पहुंचे, आम जन आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। इसका आशय साफ है कि विकास का लाभ व्यक्ति को मिले। केवल इमारतें और दीवार बनाने से उस विकास का फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता। सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राज्य में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को शुरू किया। जमीनी स्तर पर मंशानुरूप इसका असर दिखना शेष है, लेकिन इसे खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने और पर्यावरण को ठीक रखने के उपाय के तौर पर कृषि और पर्यावरण के जानकार देख रहे हैं। दिलचस्प बात है कि इस योजना के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने गोबर खरीदी भी शुरू कर दी है। पूरे देश में ये पहली सरकार है जो किसानों से गोबर खरीद रही है। किसानों से गोबर 2 रुपए किलो लिया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा भूमिहीन और छोटे किसानों को मिलेगा। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर सरकार ने रासायनिक खाद के स्थान पर इसे प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह फैसला कई मायनों में अच्छा राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। पहला, इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों के गौपालकों ने अपनी राज्य सरकारों से गोबर खरीदी की मांग शुरू कर दी है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे राज्यों में आदर्श के तौर पर सामने आ रही है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ये कहने लगी है कि भाजपा केवल गाय के नाम पर राजनीति करती है, जबकि उनकी सरकार गायों और गौपालकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसका तीसरा बड़ा फायदा है कि कांग्रेस ये कह सकती है कि मोदी ने किसानों को जितने पैसे दिए हैं उससे ज्यादा भूपेश बघेल सिर्फ गोबर के बदले दे रहे हैं। किसान न्याय योजना की राशि ले ले, चाहे गोधन न्याय योजना की राशि ले ले, इन राशियों को यदि आप देखेंगे तो मोदी जी जो दे रहे हैं किसान सम्मान निधि या आम लोगों को जो 600 रुपया देने की जो योजना है, उससे कई गुना आर्थिक रूप से संपन्नता आज गांव में देखने को मिल रही। सरकार ने पौने 2 साल में किसानों को करीब 55,000 करोड़ की राशि दे दी है। इसी राज्य सरकार ने आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का मूल्य 2,500 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया है। शहरी लोगों के लिए राज्य सरकार ने बिजली के बिल को आधा कर दिया। इसमें अधिभार भी शामिल है। हैरानी की बात है कि इस पर सरकार ने प्रचार भी नहीं किया, क्योंकि अन्य बड़े फैसलों के बीच शहरी आबादी के लिए ये बड़ा राहत छिपा रह गया।
सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए जिसे वो बता नहीं पाई। सरकार ने बीमारी के इलाज के लिए सहायता राशि बढ़ाकर अधिकतम 20 लाख रुपए कर दी। सरकार ने बस्तर और सरगुजा के उन जगहों पर सैकड़ों डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जिसके बारे में बीजेपी सरकार 10 साल तक ये कहती रही कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाना चाहता है। शहरी क्षेत्र में भूपेश बघेल ने 3 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटवाई ताकि लोग छोटे छोटे प्लॉट खरीदकर मकान बना सकें। भूपेश बघेल की सरकार ने पीडीएस को सार्वभौमिक बना दिया। अब हर कोई पीडीएस में राशन ले सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। भूपेश बघेल हर तरफ सोच रहे हैं। कृषि और संस्कृति के साथ वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं। इसी साल के आखिरी से दुर्ग जिले में एक रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी अपना काम शुरू करेगी। नौकरशाही को पौने 2 साल में मुख्यमंत्री ने ये समझा दिया है कि न यहाँ कोई सुपर सीएम बन सकता है, न ही कोई गलत करने पर सरकार से बच सकता है। उम्मीदों पर खरा न उतरने की वजह से सरकार के बड़े बड़े नौकरशाह बदले जा चुके हैं। जल, जंगल, जमीन और माइंस को लेकर भूपेश सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले किए। भूपेश सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि ये अपनी गलतियों से सीखती है, गलतियों को दुरुस्त करते जाती है। राजनीतिक मोर्चे पर भी भूपेश बघेल ने कई बार साबित किया है कि वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे सही राजनीतिक कदम उठाने की योग्यता रखते हैं। एक मजबूत राजनेता के रूप में जहां भूपेश को केंद्र से लड़ना पड़ा वे लड़े, जहां केंद्र को मनाना पड़ा मनाया। जब छत्तीसगढ़ सरकार का चावल खरीदने से केंद्र ने मना कर दिया तो उन्होंने दिल्ली कूच करने का बयान देकर दिल्ली की सल्तनत की नींदें उड़ा दी थीं। इसके बाद लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोले रखा। जब CAA और NRC को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया तो भूपेश बघेल ने NRC पर अपना स्टैंड स्पष्ट किया और फैसले का पुरजोर विरोध किया। वे लगातार बीजेपी और संघ के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर से पहले उन्होंने राम वन गमन पथ और कौशल्या मंदिर बनाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेला। ये दांव जोखिम भरा था क्योंकि ये पिच बीजेपी की है, लेकिन फिर भी भूपेश ने जोखिम उठाते हुए ये दांव चला क्योंकि जोखिम लेना उनका अंदाज सियासत है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये अंदाज जारी है।